हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुमित और आज हम करने वाले हैं हमारे जेईई मेन 2024 जनवरी फेब सेशन के अंदर जो हमारे जीओसी चैप्टर था। जीओसी के हमने लास्ट वीडियो में 11 क्वेश्चन किए थे आए हुए जेईई मेन के। आज हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, अब हम उन 11 क्वेश्चंस के आगे वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज। आपको ये कंपाउंड्स दे रखे हैं, इनमें आपको बताना है एसिडिक ऑर्डर। देखिए, अब एसिडिक ऑर्डर के लिए कहानी आपको क्या याद होनी चाहिए थी भाई? माइनस आई इफेक्ट। जो माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा दिखाता है वो उतना एसिडिक होता है। अब यहाँ पर माइनस आई के लिए हम क्या चीज़ें देखेंगे? देखो, 4 तो हमारे हैं एरोमेटिक और सब में क्या है? देखो, अल्कोहल है, OH 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 OH, ये भी OH, मतलब सारे अल्कोहल है। तो हमने पढ़ा है एरोमेटिक अल्कोहल एलिफेटिक अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं, तो भैया ये तो सबसे कम होगा। ठीक है, बाकी 4 हमारे एरोमेटिक हो गए। ठीक है, तो ये सबसे लीस्ट। तो 1 वाला मतलब हम कहें 1 मतलब A वाला, ABCD मान लो इसको। ठीक है, ये सबसे कम होगा। अब ये 2 में सबसे कम है, फर्स्ट वाले में और फोर्थ वाले में। ठीक है, तो इनमें से एक आंसर है। अब सबसे ज़्यादा वाला पता लगा लो। माइनस आई किस में ज़्यादा होगा? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा, खींचेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिसके पास ज़्यादा लगे होंगे। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से? देखो, ये तो एल्कोहल तो सारे हो गए, फिनोल तो सारे हो गए। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन है? NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन खींचता है। ठीक है, और ये ईथर ग्रुप है, ये नहीं खींचता भाई, ये प्लस आर है, ये देता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो NO2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे दो NO2 हैं। एक NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो है ही, माइनस आई इफेक्ट जनरेट करेगा ही करेगा, एसिडिक ज़्यादा करेगा। अब 2 NO2 है तो और भी ज़्यादा एसिडिक करेक्टर होगा। तो 5th वाला मतलब कि हम इसको E मान लेते हैं। ये हमारा E वाला जो ऑप्शन है ये सबसे ज़्यादा एसिडिक। अब E, अरे भैया दोनों में E आ रहा है, बहुत बढ़िया। इसके बाद दोनों में B भी मैच कर रहा है। ये वाला चेक कर लेते हैं भाई, तो B वाला तो आएगा, मतलब कि हाँ NO2 है। सबसे पहले तो देखो एसिडिक ये, उसके बाद ये, उसके बाद अब इन दोनों के बीच में लड़ाई है, कंफ्यूज ना हो, इन दोनों के बीच में लड़ाई है। अब कौन जीतेगा? फिनोल, बिल्कुल सही जी, बिल्कुल फिनोल ही जीतेगा, क्योंकि ये जो है ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डोनेटिंग ग्रुप है, तो उसका उतना एसिडिक करेक्टर नहीं बढ़ाएगा, वो उसको उसका बेसिक करेक्टर बढ़ाएगा। ठीक है, ये इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है कोई भी इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप, दैट्स वाई फिनोल ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो हमारा जो D ऑप्शन है वो आना चाहिए, तो मतलब जो फोर्थ ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो हमारा सही आंसर है। देखो, क्वेश्चन करते वक्त अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम जीओसी में यूज़ करते हैं, आई इफेक्ट, आर इफेक्ट, ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रख करके क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, इजी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? साइक्लोहेक्सेन इज डैश टाइप ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। डैश टाइप ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन सा टाइप है? ये देखिए, आपको एक रिंग दे रखी है और इसके अंदर एक डबल बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, अब देखो रिंग है, ठीक है, तो ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, इतना तो हमें समझ में आ रहा है, और जिसमें अनसैचुरेशन है। ठीक है, ऑप्शंस क्या हैं? बेंजोनॉइड एरोमेटिक, बेंजोनॉइड नॉन एरोमेटिक। अब बेंजोनॉइड कौन से होते हैं भैया? जिनमें बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स वगैरह प्रेजेंट हो, फिनोल, टॉलिन वगैरह ये सब हो। तो ये बेंजीन दिख रहा है क्या कहीं से? नहीं, तो मतलब बेंजोनॉइड वाले ऑप्शन तो काट दो। अब ए साइक्लिक और एली साइक्लिक क्या फ़र्क है? ए साइक्लिक वो होते हैं जो आपके ओपन चेन होते हैं। कौन से? ओपन चेन वाले। तो ये ओपन चेन तो है नहीं। एली साइक्लिक होते हैं जिनमें एक रिंग हो, चाहे वो सैचुरेटेड हो या वो अनसैचुरेटेड हो। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। ठीक है, फटाफट से नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड P इज। अच्छा, ये P है, मान लो भैया P है। ठीक है, अब इसका आपको आईयूपैक नेमिंग करनी है। आईयूपैक नेमिंग कैसे करोगे, कहाँ से करोगे? फटाफट ये कर सकते हो। देखो, यहाँ पर ये इधर एक लगा है, इधर एक लगा है कि ये 2 कार्बन का है। 2 कार्बन का है तो ये क्या है? इथाइल है, और ये दोनों मिथाइल है।
अब नंबरिंग आप कैसे कर सकते हो, देखो आप नंबरिंग, ठीक है, अब आप इसमें नंबरिंग करो। आप यहाँ तो देखो ऐसे कर सकते हो कि 1 2 3 4 5 6। अगर आप ऐसे करो कि 1 पे इथाइल, फिर 3 पे 3 डाई मिथाइल, तो ये क्या बनेगा 1 3 3। अगर हम इसका रिवर्स करें, अब अगर हम दूसरी तरफ से करें, कौन सा वाइट ले लेते हैं, यहाँ से अगर हम नंबरिंग करें 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, अब नंबर क्या बनेंगे 1 1 डाईमिथाइल और 3 पे इथाइल। तो छोटा लोअर सेकंड रूल हमारा क्या कहता है कि भाई इस वाले को प्रेफर करेंगे हम, लोअर सेकंड रूल यही कहता है हमारा, ठीक है। अब तो नंबरिंग कहाँ से, मतलब इस तरीके से, पर अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आएगा, ई पहले आता है या एम, बताओ भाई, इतना तो ABCD पता है ना, इथाइल ई पहले आएगा। कौन से नंबर पे आएगा इथाइल, 3rd पे। अब चेक करो 3 इथाइल कौन सा है, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में लिखा है 3 इथाइल 1 1 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो हमारा 3rd वाला ऑप्शन है, सॉरी 2nd वाला ऑप्शन है जिसमें 3 इथाइल लिखा हुआ है। अरे भाई वाइट पे वाइट नहीं जम रहा, सेकेंड, हाँ ओके। इजी थी नेमिंग। ये रूल जो है आपके नेमिंग के अच्छे से दिमाग में रखने हैं, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अमंग द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, इनके अंदर टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स कितने प्रेजेंट हैं, ये आपको पता लगाना है। अब देखो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए दिमाग में क्या चीज़ें आनी चाहिए भाई, साइक्लिक हो, ठीक है, प्लेनर हो, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज, और कॉन्जुगेशन होनी चाहिए या डीलोकलाइजेशन, और हक्कल रूल को 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। ये सारी चीज़ें एकदम से माइंड में क्लिक होनी चाहिए, एरोमेटिक का मतलब ये है। चलो भाई पहला देखते हैं। पहले में देखो पाई बॉन्ड, सिग्मा, फिर सिग्मा, फिर सिग्मा, तो यहाँ तो भैया डीलोकलाइजेशन या हम कहीं कॉन्जुगेशन ही नहीं है, ठीक है। तो क्या ये एरोमेटिक होगा, ना इसमें है ना इसमें, तो ये एरोमेटिक नहीं है, देखते ही ख़त्म मामला। दूसरे वाले में देखो ये आपको क्या दिख रहा है, पूरा बेंजीन, कॉन्जुगेशन है भाई, बिल्कुल है, ये एरोमेटिक है, बेंजीन वाला पार्ट है। पर क्या ये बेंजीन, क्या ये एरोमेटिक है, नहीं है, एंटी एरोमेटिक है। देखो यहाँ पे सिर्फ कोई कॉन्जुगेशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा सिग्मा सिग्मा, sp2 हाइब्रिडाइज ही नहीं, sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये क्या हो गया हमारा नॉन एरोमेटिक, ठीक है प्रभु, ये एरोमेटिक। तो हम ओवरऑल कंपाउंड को एरोमेटिक में कंसिडर करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये एरोमेटिक में गिना जाएगा। दूसरा चेक करो, तीसरा वाला ऑप्शन चेक करते हैं, दूसरा कलर से करेंगे ना। हाँ। आप देखिए इसके अंदर क्या है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा। अब इधर क्या है, लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन का पेयर है, उसको भी हम पाई की तरह ही कंसिडर करते हैं। तो इसको फिर आप अगर देखेंगे, अगर ये यहाँ मूव करेगा तो पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई, तो ये कॉन्जुगेशन भी दिखा रहा है, कॉन्जुगेशन भी दिखा रहा है, साइक्लिक भी है, और sp2 हाइब्रिडाइज भी है। अब देखना है हक्कल रूल ओबे कर रहा है या नहीं, या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, इनमें से कोई सिस्टम होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का पाई का। अब यहाँ कैलकुलेट करते हैं हम कितने कितने हैं, किससे करें भाई, इससे ही कर लेते हैं। देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, 4 6 8, और इनको भी गिना जाएगा क्योंकि ये भी डीलोकलाइजेशन दिखाएगा। तो टोटल कितने हो गए 10 पाई इलेक्ट्रॉन, और मैंने बताया है 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो वो क्या है, एरोमेटिक है। तो ये भाई सब भी एरोमेटिक में गिने जाएंगे, एरोमेटिक। ये दोनों एरोमेटिक में हो गए। अब तीसरा चेक करते हैं भाई, ये तो आपको पता है एरोमेटिक, एरोमेटिक ये भी क्या करेगा, देखो पाई सिग्मा, ये भी फिर किसकी तरह कंसिडर कर लेंगे हम, पाई की तरह रोटेट करेगा, ठीक है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, 12, और एक इसको भी कंसिडर कर लिया जाएगा पेयर को, कितने हो गए 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो हाँ जी, ये एरोमेटिक कंडीशन को फॉलो कर रहा है, साइक्लिक है, डीलोकलाइज कर रहा है, सारी चीज़ें। तो कितना आंसर हो गए, 1 2 3, तो यहाँ पर आंसर आ गया 3, मतलब 3 ऑप्शन हमारे ऐसे हैं जो कि एरोमेटिक वाले हैं।
डन, इजी। नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इज। ये आपको 3 स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, इनमें पूछा गया है आपसे कौन मतलब रिलेटिवली स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, ये या फिर उल्टा है, कुछ भी है। तो देखो स्टेबिलिटी जो है इस तरीके से आप जब स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर वगैरह, तो हम उसके अंदर क्या कहते हैं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के अंदर भी हम स्टेबिलिटी के लिए हम बात करेंगे कि जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है वो चार्ज वाले मॉलिक्यूल से ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर मान लो किसी मॉलिक्यूल या आइटम पे चार्ज है और एक पे नहीं है, तो जो न्यूट्रल वाला है वो ज़्यादा स्टेबल है। अब देखो इन दोनों स्ट्रक्चर्स में चार्ज आ रहा है, तो ये दोनों, और ये वाला न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो हम ये कहेंगे जो नंबर 1 वाला है, 1 स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब 1 सबसे स्टेबल हमारे पास किस ऑप्शन में, एक ही में, तो देखो आंसर तो देखते ही मिल गया हमें। बाकी भी चेक कर लो भाई, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, डायरेक्ट हमेशा नहीं मिलेगा ऑप्शन, ठीक है। तो भाई ये तो हो गया। अब इन दोनों में अगर लड़ाई हो रही है तो दूसरा क्राइटेरिया क्या है, अगर चार्ज है दोनों पे तो क्राइटेरिया देखो, दूसरा क्राइटेरिया स्टेबिलिटी के लिए हम देखते हैं ऑक्टेट रूल ओबे जो कर रहा है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, या हम कहें ऑक्टेट कंप्लीट, रूल ओबे नहीं, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा हो, वो ज़्यादा स्टेबल है। दोनों ही कर रहे हैं। अब अगली चीज़, अगर ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहा है तो तीसरी चीज़ ये है कि नेगेटिव चार्ज स्टेबल ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कि अगर आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़ के ऊपर ज़्यादा स्टेबलाइज होता है। अब यहाँ देखो, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब बताओ, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उस पर नेगेटिव चार्ज है तो वो स्टेबलाइज होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे, 1 वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद सेकेंड, और उसके बाद थर्ड। तो बिल्कुल सही मैच कर रहा है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं भूलने हैं भाई। नेक्स्ट, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेकंड, अरे ये कोई क्वेश्चन है यार, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की होमोलोगस सीरीज का सेकंड। भाई कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू कैसे होता है, मिथेनोइक एसिड से, फॉर्मिक एसिड से। दूसरा कौन होगा इसकी सीरीज में, इथेनोइक एसिड। तो बस इसका फॉर्मूला पूछ लिया है, C2H4O2। जी मेंस का क्वेश्चन है, देख लो कितनी ज़्यादा बुद्धि लगानी पड़ रही है। वेरी इजी। नेक्स्ट बढ़ते हैं यार, इसमें क्या बताऊँ। द टेक्निक यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ स्टीम वोलेटाइल वाटर इमिसिबल सब्सटेंस इज। ये भी बड़ा प्यारा सा प्यारा सा आपके लिए छोटू सा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है भाई, स्टीम वोलेटाइल है, वाटर में इमिसिबल सब्सटेंस है, तो बताओ उसको प्योरीफाई करने का मेथड क्या है। देखो स्टीम वोलेटाइल है, हीट करके वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है, नॉर्मली भी वेपर में कन्वर्ट होगा। इमिसिबल सब्सटेंस है, मतलब पानी में घुलनशील नहीं है। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन नहीं यूज़ करते तो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन दूसरा भी यूज़ नहीं करेंगे। डिस्टिलेशन नॉर्मल प्रोसेस में यूज़ करते हैं, तो स्टीम वोलेटाइल है तो स्टीम डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे। डायरेक्ट है यार, क्या इतना सोच रहे हो। ओके नेक्स्ट करते हैं, मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन आंसर है हमारा। नेक्स्ट करते हैं 2024 में पढ़ रहा हूँ, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला फॉर दिस। ओके देखो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना है इसका। इसमें क्या है, COH, हम बना तो ऐसे सकते हैं, पर हमें पूछा कौन सा फॉर्मूला है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ध्यान रखिएगा बॉन्ड लाइन फॉर्मूले की 1-2 बातें छोटी छोटी, कि हाइड्रोजन जो होता है नॉट शो, हाइड्रोजन को दिखाया ही नहीं जाता बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में, ठीक है। और जो सेंट्रल एटम आपका है जैसे कार्बन है, इसको डॉट से दिखाते हैं हम, ठीक है। और हाइड्रोजन जो इस पे लगा हुआ होगा उसे शो नहीं करेंगे। तो देखो अब क्या है, यहाँ कार्बन को डॉट नहीं दिखाया, H है डायरेक्ट, और यहाँ पे भी H रिप्रेजेंट है, यहाँ पे भी H है। इस वाले में देखो कार्बन को डॉट दिखाया है सामने, ठीक है। H को रिप्रेजेंट नहीं करना होता तो इन्होंने नहीं दिखाया, इन्होंने क्या दिखाया भाई, सीधा OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। हमारे पास 2 CN जुड़े हुए हैं,
और H जो है वो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, बॉन्ड लाइन फॉलो में अलग से रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। हम जिगजैग करके दिखाते तो हैं भाई, इधर CH2 है, इधर CH2 है, दिखाते थोड़ी हैं अलग से, बस हम मान लेते हैं ना इधर लगा हुआ है, इसके ऊपर कुछ लगा हुआ है तो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई OH है, NH2 है, कार्बोक्सिलिक है, क्या है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है यहाँ पर। इजी, नेक्स्ट बढ़ते हैं। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन इज, देखो कन्फर्मेशन, कन्फर्मर जो बनते थे हमारे, उसमें इथेन के रिगार्डिंग बतानी है हमें। जैसे कि मान लो ये था हमारा, ऐसे हम कन्फर्मर बनाया करते थे। ठीक है, अब उसके रिगार्डिंग है, इथेन हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन, बिल्कुल सही बात है। कन्फर्मर के अंदर हम कहते थे यही बात कि कितने भी कन्फर्मर आप बना सकते हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 50, 60, 360 डिग्री में कितने भी आप 1-1 डिग्री करके भी घुमा सकते हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोमर बना सकते हैं। द डायहेड्रल एंगल इन स्टैगर्ड कन्फर्मेशन इज, एंगल कहाँ गया, लगता है मिसिंग है, 60 डिग्री ऑप्शन में था। ठीक है, आपके ऑप्शन में 60 डिग्री दे रखा था क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, थोड़ी सी खराबी के कारण कोई दिक्कत, आप टेंशन ना लें, 60 डिग्री ऑप्शन में था। तो हाँ बिल्कुल सही बात है, ये जो अगर मैं स्टैगर्ड फॉर्म बनाऊँ तो उनके बीच में क्या होता है, 60-60 का रोटेशन हम करते थे, तो ये बात भी इनकी बिल्कुल सही थी, मान के चल लो। अब तीसरा, एक्लिप्स कन्फर्मेशन इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन। भैया सब गलत हो गया जी, सब गलत हो गया। एक्लिप्स फॉर्म में क्या होता था, एक के पीछे एक आते थे, हम कहते थे यहाँ पर बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा है, तो स्टेबल ही नहीं होता था, हाईएस्ट एनर्जी होती थी एक्लिप्स फॉर्म की। ठीक है, तो ये हमारी स्टैगर्ड फॉर्म में आ रहा है। एक्लिप्स फॉर्म के अंदर क्या होता था, ये भाई हम कहते थे इसी के पीछे जुड़ा हुआ है वो, तो यहाँ रिपल्शन ज़्यादा होती थी तो ये स्टेबल नहीं होती थी, तो ये वाली ही स्टेटमेंट गलत हो जाती है। द कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन आर इंटर कन्वर्टिबल टू वन अनदर, बिल्कुल सही बात है, एक दूसरे में कन्वर्टिबल होते हैं। एक्लिप्स, स्टैगर्ड एक्लिप्स, ये सब चलता रहता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये भी सही है। सिर्फ थर्ड वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो यही हमारा आंसर होगा। वेरी इजी। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं फटाफट से। ठीक है भाई, देखो टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड विद कायरल कार्बन एटम फ्रॉम फॉलोइंग इज, अभी आपको दे रखे हैं, इन सब में से आपको बताना है कायरल कंपाउंड कौन से हैं। कायरल कौन से, जिसके कार्बन के अराउंड चारों एटम डिफरेंट पाए जाएं, ठीक है, सिमेट्री ना हो। तो देखते हैं पहले वाले में, देखो यहाँ तो सब कुछ सिमेट्रिकल मिलेगा आपको। ठीक है, CH2 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 CH2, ये है ही नहीं, ये वाला इधर मिथाइल है, एक हाइड्रोजन होगा, ये अलग, तो भैया ये वाला कायरल है, एक कायरल हमें मिल गया। इसमें सब सिमेट्रिकल है, तो यहाँ तो कोई कायरल है ही नहीं। इसके अंदर चेक करते हैं, इसमें देखो CH I, H इधर, I इधर, C2H5 इधर, और ये ग्रुप अलग। सेम इसके लिए H I, ये अलग और ये अलग, तो ये दोनों के दोनों ही कार्बन कायरल हैं। थर्ड पे चलते हैं, सॉरी फोर्थ हो गया ना, फोर्थ पे चलते हैं तो HOH, CH2OH ये अलग है, इधर मिथाइल ग्रुप अलग है, तो ये भी कायरल है। देखते चलो सीधा सेंट्रल को पकड़ के चलो, इधर ये तो सेम ही है। CH इधर, NO2 इधर, COOH अलग हो गया और इथाइल अलग हो गया, तो ये भी कायरल है। देखो ये कायरल कायरल कायरल, एक ये कायरल। CHI हो गया, CH2 NO2 अलग, मिथाइल अलग, तो भाई ये भी कायरल हो गया। देखते चलो, CHBr, मतलब इधर मान लो H, एक Br, अब इधर भी इथाइल है और इधर भी इथाइल है, दोनों सेम हो गए, तो कायरल नहीं होगा, तो ये भाई साहब कायरल नहीं है। तो टोटल कितने कंपाउंड है जो कायरल हैं, 1 2 3 4 और 1 5, तो आंसर इज 5। बहुत इजी था। ठीक है, फटाफट से लास्ट, द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड द लोएस्ट एनर्जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर द गिवन कंपाउंड इज, भाई देखो नाम से समझ में आ रहा होगा, चलो फिर भी हम बात कर रहे थे। इलेक्ट्रोमेरिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हमने पढ़ा था, ठीक है, जो कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर पाया जाता था।
रेजोनेंस एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी आपने पढ़ा है, एक न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगी उनके लिए हाइपर कॉन्जुगेशन एनर्जी, और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के लिए रेजोनेंस एनर्जी। रियल में रेजोनेंस एनर्जी क्या होती थी, रेजोनेंस में क्या होता था भाई, हमारा एक एक्चुअल स्ट्रक्चर है और एक हमारा, हम ऐसे करके बनाते थे, बीच का हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, हम कहते थे ये भी है और एक इनका हाइब्रिड भी है। तो रियल में ये वही है, एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड द लोएस्ट एनर्जी रेजोनेंस। नाम में रेजोनेंस आ रहा है ना, तो कौन सी एनर्जी यूज करेंगे हम, रेजोनेंस एनर्जी, जो एक्चुअल में है और जो हमारा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर घूम रहे हैं वो वाली, उन दोनों के बीच के एनर्जी डिफरेंस को ही हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। ठीक है बच्चा लोग, तो ये आज के हमारा पार्ट 2 हो गया जीओसी का। नेक्स्ट और पार्ट 3 पार्ट 4 हम जल्दी ही, क्योंकि इसमें लगभग 44 क्वेश्चंस थे, तो उसको मैंने थोड़ा सा डिवाइड कर दिया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा अगर 44 क्वेश्चंस तक हम जाएंगे, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए, छोटे टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको कोई दिक्कत है क्वेश्चन है नीचे कमेंट सेक्शन दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना प्यार बनाए रखें, टाटा बाय बाय।